होली का धमाल है, रंग और गुलाल है। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजीत द्विवेदी। दर्शकों, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उसी भूमिका को और विस्तार देने के लिए युवा महोत्सव इंडिया @2047 की शुरुआत होने जा रही है और ये 4 मार्च से ये आयोजन शुरू हो रहा है, जिसमें कि जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक युवाओं से संबंधित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और नेहरू युवा केंद्र जो है वो इसको पूरा कोऑर्डिनेट करेगी। इसके अंतर्गत ये कार्यक्रम होंगे। किस तरीके से पूरे देश भर में, प्रदेश में कार्यक्रम होंगे और क्या इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से युवाओं को राष्ट्रीयता से की जो भावना है उससे जोड़ा जाएगा और क्या मूल उद्देश्य इस कार्यक्रम के पीछे है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर सुरेंद्र शुक्ला है, जो कि स्टेट डायरेक्टर हैं नेहरू युवा केंद्र मध्य प्रदेश के, और साथ ही शुभम चौहान हैं, जो कि राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित है और सलाहकार हैं नेहरू युवा केंद्र में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार जी। डॉक्टर सुरेंद्र, अगर हम बात करें, नेहरू युवा केंद्र जो है इतना बड़ा पूरा कार्यक्रम है, इसको पूरा इसका समन्वय कर रहा है। क्या ये कार्यक्रम है, क्या इसके पीछे भावना है और किस तरीके से इसका आयोजन किया जा रहा है? देखिए, युवा उत्सव निश्चित रूप से युवाओं को जोड़ने का बहुत बड़ा उत्सव है। दरअसल आपने देखा होगा कि बहुत पहले से हमारे देश में खेलों का उत्सव होता था। खेलों के बारे में तमाम दुनिया भर के गेम होते थे, पर सरकार ने ये सोचा कि युवाओं को कैसे जोड़ा जाए, युवाओं को कैसे आगे किया जाए। इसके लिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में हमारे खेल युवा कार्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने ये प्लान किया। पहले होता ये था कि राज्य सरकारों के माध्यम से ये युवा उत्सव होता था और आगे चलता था, तो कितना हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में जाता था, कितना नहीं जाता था, ये नहीं पता चल पाता था। तो चूंकि नेहरू युवा केंद्र की पहुंच गांव-गांव तक है, तो ये निर्णय लिया गया कि इस बार इसको ग्रामीण स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक परिदृश्य में लाने के लिए ये कार्य किया जाए। तो नेहरू युवा केंद्र को इसका आयोजन सौंपा गया। नेहरू युवा केंद्र हमारा दुनिया का सबसे बड़ा चूंकि संगठन है, इसलिए इसका आयोजन जगह जगह पे हो रहा है और 4 मार्च से हमारा ये राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश के हर एक प्रदेशों में ये 2-2, 3-3 जिले लेकर पहले दिन ये शुरू किया जाएगा, जिसको बोलते हैं अपन कर्टन रेजन करके। इसमें माननीय मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी भी जुड़ेंगे और बाकी सब जगह। और हर एक कार्यक्रम में ये निश्चित किया गया है कि अनिवार्य रूप से सम्मानित सांसद महोदय, केंद्रीय मंत्री महोदय, राज्य के मंत्री महोदय और विधायक साहिबान, इनको शामिल किया जाए और प्रशासन इसमें सहयोग करेगा। और इसके लिए राज्य सरकार के माननीय मुख्य सचिवों को पत्र लिखा गया, हमारे खेल सचिव, युवा कार्यक्रम मंत्रालय की सचिव महोदय द्वारा, और उसके तहत ये कोऑर्डिनेशन अच्छा बना हुआ है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि 4 तारीख से ये कार्यक्रम शुरू होगा। और बड़ी खुशी की बात यह है कि इसमें जो है दूरदर्शन, PIB और रेडियो और अन्य सभी साधन इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और ये मान रहे हैं हम लोग कि लगभग जिले के एक कार्यक्रम में 2 से 2,500 युवा इसमें सम्मिलित होंगे। बिल्कुल। शुभम, आप किस तरह देखते हैं इस तरह के जो आयोजन है, इनके पीछे की जो एक धारणा है, जो विचार है, उसको किस तरह देख रहे हैं आप, क्योंकि आप युवा हैं और राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से आप सम्मानित हैं और काफ़ी सक्रिय रहते हैं युवाओं से संबंधित गतिविधियों में? देखिए, उत्सव की बात आती है तो कहीं ना कहीं उसका संबंध युवा अवस्था से ही है। जीवन का जिस पड़ाव से हम गुजरते हैं, तो मुझे लगता है कि युवा अवस्था के जब हम खेलते हैं, कूदते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक उत्साह का भाव रहता है। भारत सरकार की पहल रही कि चूंकि युवाओं के अंदर अपार संभावनाएं हैं। हम देखते हैं कि विवेकानंद जी ने कहा कि मनुष्य केवल हाड़ मांस का पुतला नहीं है, उसके अंदर अनंत शक्तियों का वो भंडार है। तो वो अनंत शक्तियाँ कौन सी है? जब युवा उत्सव के माध्यम से आते हैं तो हमें अपनी प्रतिभा, जो छुपी हुई प्रतिभा है, उसको एक मंच मिलता है। हम ये जान पाते हैं कि हम जो कर पा रहे हैं उसमें किस हद तक कितना श्रेष्ठ हैं। जब आप देखते हैं कि मंच पर युवा उत्सव के माध्यम से ग्रामीण स्तर से ऐसी ऐसी प्रतिभाएं निकल कर आती हैं जिनके अंदर अपार कौशल है, कला परंपरा के माध्यम से, सांस्कृतिक रूप से के माध्यम से वो अपने आप में श्रेष्ठ हैं। और आज के युग में जब हम ये चाहते हैं कि हमारे देश की जो युवा प्रतिभाएं हैं वो वैश्विक स्तर पर जाएं,
तो उसकी शुरुआत तो कहीं ना कहीं ग्रामीण स्तर से होती है। और नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से हम सब जानते हैं कि वो नेहरू युवा केंद्र संगठन वो माध्यम है जो युवाओं को उनकी कौशल के अनुरूप, उनकी प्रतिभा के अनुरूप मंच देने का काम करता है। तो 4 मार्च से जब ये कार्यक्रम आयोजित होगा तो आए दिन हमारे पास इतने फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि हमें इस प्रतियोगिता में भाग लेना है, इस कार्यक्रम में भाग लेना है। तो ये पूरा का पूरा उत्सव का वातावरण बना हुआ है और पूरे मध्य प्रदेश में जो कि कला और संस्कृति का केंद्र है, इसके अलग अलग जिलों में ये कार्यक्रम हो रहा है, तो बड़ी संख्या में युवा इसमें भाग लेंगे ही। बिल्कुल। डॉक्टर सुरेंद्र जी, अगर हम बात करें ये पूरा आयोजन जो हो रहा है, इसमें अगर कोई जो युवा है, जहाँ तक मुझे जानकारी 15 से 29 साल तक के युवा इसमें शामिल हो सकते हैं, तो उसके लिए उसे क्या करना होगा, क्या प्रयास करने होंगे और कौन कौन से कार्यक्रम आप आयोजित कर रहे हैं और किस तरीके के ये कार्यक्रम हैं और कैसे युवा इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए, इसके लिए आपने प्रश्न सही किया। हमारे युवाओं का रजिस्ट्रेशन चालू है। जिला स्तर पर हमारा नेहरू युवा केंद्र है, जहां पर जितने विधाएं, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे फोटोग्राफी हो, चाहे वो भाषण प्रतियोगिता हो, चाहे वो युवा संवाद जैसा हो, चाहे वो कल्चरल में फोक डांस हो, चाहे फोक गीत का कंपटीशन हो, इसके लिए वो नेहरू युवा केंद्र के कार्यालय में जाकर अपना पंजीयन कर सकते हैं और उसके माध्यम से उनमें प्रतिभागिता के लिए उनको नंबर और नाम अलॉट किया जाएगा। जो ये एक साथ एक दिन में आयोजित होंगी प्रतियोगिताएं, इसमें हमने युवाओं को बाकायदे मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से और पत्र लिखकर युवा मंडलों के माध्यम से हमने सूचना दी है कि आप सब आएं और इस प्रतियोगिता में भाग लें। जी शुभम, आपको लगता है कि जैसे इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, जो जैसे ग्रामीण स्तर से लेकर हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर तक ये सब तमाम प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी, तो आपको लगता है कि एक विशेष मंच मिल सकता है ऐसे युवाओं को जो कि कहीं ना कहीं उनकी प्रतिभा को तलाश है एक अच्छे मंच की, जहां पर वो अपना परफॉर्मेंस दे सकें, और हम कह सकते हैं कि कई प्रतिभाएं भी निकल के सामने आएंगी ऐसे आयोजनों से? आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे लगता है कि जब हम पहले गांव में होते थे या पहले सभी लोग, आपका भी खुद गांव से नाता रहा है, तो पहले रात दिन जो है मंडलियां होती थी, वो कला की प्रस्तुतियां देती थी। एक दौर रहा कि जब हम टैलेंट सर्च अभियान चलाते हैं खेलों की प्रतिभाओं को निकालने के लिए, मुझे लगता है कि युवा उत्सव जो है भारत की उन प्रतिभाओं को निकालने का एक टैलेंट हंट है जो अपार संभावनाओं से भरे हुए हैं। आप देखिए, जब हमारा जो प्रतिभागी ग्रामीण स्तर से, ब्लॉक स्तर से जिले पे आता है और किसी एक विषय पर अगर उसको G20 भारत की अध्यक्षता के लिए कितना बड़ा अवसर है, उस विषय पर अगर वो बोल रहा है, तो मुझे लगता है कि वो अपने आप में एक समझ विकसित कर रहा है। पेंटिंग के माध्यम से हो या मोबाइल फोटोग्राफी की बात आदरणीय शुक्ला सर कर रहे थे, तो व्यक्ति को अवसर मिलता है तो उसकी कौशल और प्रतिभा सामने आती है। आप कल्पना करिए कि अगर हमको राई, जो हमारा मध्य प्रदेश का पारंपरिक लोक नृत्य है, उसको अगर जब हमारी नई पीढ़ी नहीं करेगी तो उसको आगे लेकर जाने वाला कौन है? युवा ही इस देश का वर्तमान है और युवा ही इस देश का भविष्य है। जब हम पंडवानी की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में तीजन बाई की, तो तीजन बाई अपने समय में जब पंडवानी का गायन करती होंगी, तो आने वाले पंडवानी के नए कलाकार हमको निकालने होंगे, राई के हमको लोग नए कलाकार निकालने होंगे। हम कोशिश करेंगे कि जब सागर में लोग इस प्रतियोगिता में आए तो वो अपने बधाई नृत्य को लेकर आए। मालवी में अगर कोई नृत्य को लेकर आते हैं तो एक नई परंपरा को हम विकसित कर रहे हैं और एक जो कला परंपरा है उसको केवल एक पीढ़ी तक सीमित न रख के ये युवा उत्सव जैसे कार्यक्रम दूसरी पीढ़ी तक भी पहुंचाते हैं। तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये भी है कि जो परंपरागत हमारे नृत्य हैं, संगीत हैं, जो हमारे फोक डांस हैं, वो भी जो है उससे युवा जुड़ें और उसको आगे लेकर आएं, उस पर आगे काम करें, उसको लेकर आगे की जो पीढ़ी तो ट्रांसफर करें। हम केवल युवा उत्सव के माध्यम से, आदरणीय शुक्ला सर भी जानते हैं इस बात को और वो कई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करते हैं। मुझे लगता है कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता कोई एक पड़ाव मंजिल नहीं है उसके लिए। जैसे आप यहाँ देखते हैं कि कई कलाकारों को हम बोलते हैं कि आप इस फेलोशिप के लिए आवेदन कर दीजिए, उसकी काउंसलिंग भी युवा उत्सव के माध्यम से कहीं ना कहीं होती है। आज जब सदन में माननीय केंद्रीय अनुराग ठाकुर जी केंद्रीय मंत्री जी थे, तो राष्ट्रीय युवा उत्सव आयोजित हो रही थी, तो राष्ट्रीय युवा उत्सव के माध्यम से आप देखेंगे कि सिक्किम के जब प्रतिभागी बोल रहे थे और वो इतनी सुंदर हिंदी में बोल रहे थे, तो इन प्रतियोगिताओं से एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण भी होता है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हमको जो है इस भारत को सुंदर भी बनाना है, समर्थ भी बनाना है और शक्तिशाली भी बनाना है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को भी साकार करना है। तो ये मंच जो है, उत्सव जो है, वो सबको जोड़ने का मंच है। बिल्कुल। और हमने अभी G20 की बैठकों में भी देखा है कि जहाँ पर कि हमारे कल्चर को, संस्कृति को बखूबी प्रदर्शित किया गया है और जो विदेशी मेहमान वहाँ पर आए थे, जो कि मैं खुद खजुराहो में गया था इसे कवर करने के लिए, और देखा है कि वो काफ़ी अभिभूत हुए देखकर, उसको जानकर और हमारे जो हमारी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है उसको वो महसूस करके। हम बात करें पंच जो प्रण की बात है, पंच प्रण क्या है इसमें और इसको किस तरीके से इसमें अप्लाई करेंगे आप सुरेंद्र जी?
देखिए, पंचप्रण में आपको याद हो, प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश को पंचप्रण दी थी, जिसमें ये युवा उत्सव पूरा बेस किया गया है। उसमें पहला था कि विकसित भारत का निर्माण करना। तो आप जानते हैं कि हमारे देश को वर्षों से ये बताया गया कि प्रगतिशील हो रहा है, प्रगति वाला है, जबकि आज कोविड के बाद हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम स्वयं अपने आप को सक्षम पा रहे हैं। याद हो, जैसे मैं कोविड का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि जब पूरी दुनिया कोविड में हलाकान हो रही थी, तब भारत ने अपनी वैक्सीन बनाई, और वैक्सीन बनाई भर नहीं, अपने देश में कोविड से लड़ा भर नहीं, विदेशों में दूसरे देशों को भी मदद की। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि पहला जो उन्होंने पंचप्राण दिया कि विकसित भारत का निर्माण हो, मतलब ये कि हम अपने प्रोडक्ट खुद तैयार करें। आपको याद हो, चाइना को हमने रोका, अपने प्रोडक्ट खुद शुरू कर दिए। आज हम अपना जहाज बना रहे हैं, अपने बॉम्ब बना रहे हैं, अपने हम हॉस्पिटल अपने खुद के इस लेवल पे खड़ा कर रहे हैं जिससे कि हमें विदेशों में दवा कराने की जरूरत ना पड़े। रोजगार हम अपने पैदा कर रहे हैं, ऐसे कि हमारे युवा जो यहाँ पर जॉब के लिए परेशान होकर विदेशों में भागते थे, उनके पे रोक लग गई है। एंटरप्रेन्योरशिप में अपने खुद के प्रोडक्ट बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि हम विकसित भारत का निर्माण करने का जो पहला पंचप्रण है, उसकी ओर हम काम कर रहे हैं। और जो युवा उत्सव है, इस पे पहला बेस्ड है। इसके बाद जो हम बात करते हैं कि एकता और एकजुटता की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम का उदाहरण है भारत। हमारे यहाँ शुरू से ये बात चली आ रही कि हम सब एकता के कारण ही पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। आप जानते हैं, विभिन्न जातियाँ हैं, विभिन्न भाषाएं, विभिन्न बोली हैं, इसके बावजूद भी हम एक हैं। आप देखेंगे कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो, चाहे आप पूर्व से पश्चिम तक कहीं भी जाएंगे, आप एक चीज़ देखेंगे कि हमारे यहाँ जब कोई मेहमान दूसरी भाषा बोली का बोलने वाला आता है तो उसका स्वागत ईश्वर तुल्य किया जाता है। तो उस चीज़ को मजबूत करने के लिए जो हमारे यहाँ विघटनकारी ताकतें हैं, उनको अपने को रोक कर एकता और अखंडता की बात करनी है। तो एक दूसरा विषय हमारा ये था पंचप्राण में। तीसरा था गुलामी की हर सोच से मुक्त होना। आज भी हमारे दिमाग में आप जानते हैं कहीं ना कहीं ये बात लगी होती है कि हम तो अंग्रेज़ों के गुलाम थे, हम तो मुगलों के गुलाम थे और हमारे साथ ये अन्याय हुआ, वो अन्याय नहीं। अब वो सब चीज़ें ख़त्म करने का समय आ गया है। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि अब हम आज़ादी की बात करें। बीता है जो काला इतिहास था, उसको ख़त्म किया जाए और आगे बढ़ने के लिए हम बात करते हैं कि हम आज़ाद हैं, उस आज़ाद देश के निवासी हैं जो आज पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रहा है। आप देखें कि कंप्यूटर युग हो, चाहे गूगल युग हो, चाहे जो युग हो, हर जगह हमारा हिंदुस्तान का, हमारा भारतवासी राज्य कर रहा है। आप ब्रिटेन में चले जाइए, हमारा प्रधानमंत्री भारतवंशी है। आज आप अमेरिका में देखेंगे, ऐसी कोई संस्था नहीं जिसका मुखिया भारतवंशी ना हो। कहने का मतलब ये है कि हम जो है इस बात पे हैं कि हम उन सोच से बाहर आकर आज हम पूरी दुनिया में, आप सोचिए कि ब्रिटेन जिसके हम गुलाम कहले आते थे, आज हम वहाँ राज कर रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि हमारे दिमाग से ये सोच हट जाए और हम आज़ादी पे खुली हवा में। और बिल्कुल कहीं ना कहीं ये सोच पिछले कुछ वर्षों में हटी है। और शुभम, आप जैसे युवा इस चीज़ को महसूस भी करते होंगे कि कई बड़ा परिवर्तन हमने देखा है पिछले कुछ वर्षों में। इस तरह की सोच, इस तरह के विचार जो हैं, जो कहीं ना कहीं मानसिक गुलामी के प्रतीक थे, वो उससे निजात मिली है और एक नया दौर देखने में सामने आया है। बिल्कुल आपने सही कहा। और ये सच कहा है साहित्यकार, मैं चूंकि हिंदी साहित्य से जुड़ा हूँ, कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही कोसूल। चूंकि भाषा, संस्कृति, कला, परंपरा जो हमारी अपनी क्षमताएं थी, उसको पहचानने का समय है। आप अपने इतिहास पर गर्व नहीं करेंगे, गौरव नहीं करेंगे, तो फिर कब करेंगे? आपको पता होना चाहिए कि अगर आप विदेश में घूमने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इस बात का आपको ध्यान हो कि आपके पास भीमबेटका जैसी विश्व विरासत है, आपके पास सांची जैसी ज्ञान स्थली है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने यही काम किया है। वोकल फॉर लोकल जैसी चीज़ें, कि जब आपको पता चले कि आपकी क्षमताएं क्या है। तो इस प्रकार से जो गुलामी की मानसिकता का दौर था, आप जब राजपथ पर चलते थे तो लोकतंत्र में राजपथ कहाँ से हो सकता है? बिल्कुल। उसको जब कर्तव्य पद माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, जॉर्ज पंचम की मूर्ति हटाकर वहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी, तो ये नए भारत का उदय है। वह नया भारत जो अपने सामर्थ्य से भी नया है, अपनी ऊर्जा से नया है, जो अपने आप में कुछ करना चाहता है, जो अपने आप में इतिहास रचना चाहता है। आप जब G20 की मेजबानी में देखते हैं, इंदौर में जब प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ, तो वहाँ पर आप किस तरह का नया भारत देख रहे थे। तो और हमने विचार भी देखे, लोग जो आए थे, NRI जो आए थे, प्रवासी भारतीय, उनके विचार थे कि उन्होंने काफ़ी परिवर्तन देखा है, काफ़ी अब वो आत्मविश्वास से भरे हुए हैं पहले की अपेक्षा, अपनी बात वो दमदारी से रखते हैं, उनका जो सम्मान है वो बढ़ा है,
पहले की अपेक्षा, उनकी संस्थाओं की जो पहुंच है वो बढ़ी है, बिल्कुल। और उनकी बात अब पहले से ज़्यादा मुखर तरीके से और ईमानदारी के साथ सुनी जा रही है। जिस तरह से पूरा विश्व जब आप युद्ध की स्थिति में देख रहे हैं कि यूक्रेन हो, रूस हो, जो भी देश हैं, उस समय मदद पहुंचाने के लिए चाहे कहीं तूफान आए, कहीं भूकंप आए, या जिस तरह की आवश्यकताएं कोविड काल के दौरान देखा, तो भारत मदद मांगने वाला नहीं है, भारत मदद पहुंचाने का भाव। लेकिन भारत का जो मदद करने का भाव है वो वसुधैव कुटुंबकम का भाव है, किसी को अधिकार जताकर वहां एहसान जताने का भाव नहीं है। और हमारे माननीय युवा कार्यक्रम खेल मंत्री जी ने आज बहुत अच्छी बात कही कि आज के समय में हमें कुछ ना कुछ करना है। आज बलिदान देने का समय नहीं है, लेकिन योगदान देने का समय है। हम अपने हिस्से का योगदान दें, जो कि पंचप्रण में नागरिक कर्तव्यों की भी एक बात है। तो इस प्रकार से सबका योगदान, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास का ये भाव है। युवा शक्ति से जन भागीदारी, ये कॉन्सेप्ट भी है इस पूरे युवा उत्सव में है, तो इसको किस तरीके से लागू करेंगे आप, और किस तरीके से इस पर भागीदारी बढ़ाएंगे युवाओं की? क्योंकि युवा शक्ति से जन भागीदारी, बिना जन भागीदारी के कोई कार्यक्रम या कोई हम करें योजना है, कोई भी चाहे सरकारी मिशन हो, चाहे स्वयंसेवी संगठनों का कोई कार्यक्रम हो, वो सफल नहीं हो पाता है। तो इसको किस तरीके से आप इससे जोड़ेंगे, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? देखिए, युवाओं की भागीदारी, जन भागीदारी में जुड़ने का मतलब ये है कि हमारा देश जब चूंकि युवा हो चुका है, तो युवाओं को अपनी अधिकारों की बात जाननी है, कर्तव्यों की बात जाननी है, और फिर ये हमारी अपने उस जनता को, उसके साथ जिसके साथ वो उठ बैठ रहे हैं, उनको भी ये बताना है कि हमारे ये कर्तव्य है, हमारे ये अधिकार है, और हमें कैसे राष्ट्र विकास में जुड़ना है। इन सब चीज़ों को जोड़ने के लिए वो इस कार्यक्रम के माध्यम से, जो हमने बताया ना आपको कि एक कार्यक्रम में कम से कम 2 से 2,500 लोग शामिल हो गए, वो शामिल करना ही इस बात की बात है कि नागरिकों को जोड़कर देश में क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके बारे में जानकारी देंगे। आपको बताएंगे कि युवा उत्सव में हम कई विभागों के जानकारियों के स्टॉल लगा रहे हैं। उसमें मध्य प्रदेश शासन के, भारत सरकार के अलग अलग विभाग, जैसे महिला बाल विकास है, खेल विभाग है, NRULM है, और भी स्वास्थ्य विभाग है, यूनिसेफ के कुछ हमारे प्रोजेक्ट जो लग रहे हैं, स्वच्छता अभियान के प्रोजेक्ट लग रहे हैं। इन सब चीज़ों को जो स्टॉल लग रहे हैं ना, वो इसीलिए जागरूक करें कि हमारे देश का नागरिक हमारे युवा उत्सव में आए और ये देखे कि क्या क्या सरकारी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं का हमको क्या लाभ मिलेगा। जैसे अभी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि महिलाओं के लिए कि उन्होंने बहना एक आयोजन चालू किया, हम उसका भी वहाँ पे प्रदर्शन और उसके बारे में चर्चा करेंगे। बालिका पर आपको याद ही है कि हमारे यहाँ चल ही रहा है कार्यक्रम, बच्चों के स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योजना की बात कर रहे हैं, रोजगार की, इंटर्नशिप की बात कर रहे हैं। तो कुल मिला के जो युवा या जो नागरिक इस प्रदेश, इस देश का नागरिक है, उसको उसके अधिकारों, कर्तव्यों और उसके रोजगार की बात करना है। ये सब बातें इस युवा उत्सव के माध्यम से भी हम लोग बता रहे हैं। बिल्कुल। शुभम जी, अगर हम देखते हैं कि जब युवाओं की बात होती है और जन भागीदारी की बात होती है, तो कहीं ना कहीं युवा जो है बढ़ चढ़ के हर कार्यक्रम में आगे आते हैं, सामने आते हैं। हमने कई ऐसे अभियान देखे पिछले कुछ वर्षों में, चाहे वो स्वच्छता अभियान हो, चाहे वो वैक्सीनेशन की मुहिम रही हो, युवाओं का बड़ा रोल रहा है। और आप जैसे युवा भी बड़ी संख्या में निचले से लेकर ऊपर तक शामिल रहे हैं, युवाओं की टोलियां शामिल रही हैं ऐसे अभियानों को सफल बनाने में। तो आपको लगता है कि जन भागीदारी और खासतौर पर युवाओं का जो एक रोल है, एक दायित्व है, वो बढ़ा है पिछले कुछ वर्षों में, और युवा जागरूक भी हुआ है पहले की अपेक्षा, और कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन जो है उसका काफ़ी बढ़ा है? इसका एक बड़ा कारण है कि जब प्रोत्साहन आपको बड़े स्तर से मिलता है, जब आपके प्रदेश का मुखिया या देश का मुखिया युवाओं को प्रोत्साहित करता है, तो हर व्यक्ति आगे आता है। एक बड़ा अच्छा उदाहरण है कि आप सोचिए, किसी युवाओं ने कल्पना नहीं की थी कि हम कभी बोलेंगे और बोलते बोलते संसद के सर्वोच्च सदन केंद्रीय कक्ष में जाकर हमें बोलने का मौका मिलेगा, और जब वो बोलेगा तो उसको वहां पर सुनने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी होंगे। तो इस प्रकार के जब नवाचार होते हैं, स्वच्छता में आपने काम करने की बात कही, तो स्वच्छता कार्यक्रम हो, फिट इंडिया कार्यक्रम हो, तो इस तरह के कार्यक्रमों में आपको उच्च स्तर से ही प्रोत्साहन मिलता रहा है, जिसके कारण आपको सामुदायिक भागीदारी की बात कर रहे थे। एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम जो कि अभी नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से ही आया है युवा उत्सव के साथ साथ, वो होना है युवा संवाद इंडिया @2047। तो वो पूरा का पूरा कार्यक्रम जो है एक बड़ी अच्छी खुशखबरी है, अभी वो शुरू हुआ है कि वो तो पूरा का पूरा समुदाय केंद्रित जो संगठन है उनके माध्यम से ही होना है। तो जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसके कारण वो पूरा कार्यक्रम आयोजित होगा। वो अपना नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से मिलकर हम कार्यक्रम करेंगे, तो समुदाय की भागीदारी बढ़ती है, तब संगठन खड़ा होता है। और नेहरू युवा केंद्र के पास तो विलेज लेवल पर हमारे यूथ क्लब्स हैं, तो युवा मंडल के माध्यम से, महिला मंडल के माध्यम से हम
जो संदेश ऊपर से आता है उसको नीचे तक ले जाते हैं, और संगठन में ही शक्ति है, तो युवा तो उसमें विश्वास रखता ही है। बिल्कुल। डॉक्टर सुरेंद्र जी, अगर हम बात करें नेहरू केंद्र की जो कार्य प्रणाली है, उसका स्ट्रक्चर है, वो क्या है बताइए थोड़ा हमारे दर्शकों को, और किस तरीके से जो युवा अभी तक नहीं जुड़े हैं नेहरू केंद्र की गतिविधियों से, वो किस तरीके से जुड़ सकते हैं और क्या उन्हें लाभ है अपने व्यक्तित्व विकास को लेकर या तमाम दूसरे क्षेत्रों में? देखिए, नेहरू युवा केंद्र का स्ट्रक्चर ही बड़ा सीधा सा है कि ये एक भारत स्तर पर संगठन पे है, जिसमें हमारे युवा कार्यक्रम खेल मंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद उसमें 3 हमारे उपाध्यक्ष होते हैं, साथ में फिर महानिदेशक और बाकी डायरेक्टर्स होते हैं। फिर प्रदेश स्तर पे हमारा ये संगठन होता है, जिसमें राज्य निदेशक होता है, उसके बाद उपनिदेशक होते हैं, और फिर हमारे जिला युवा अधिकारी होते हैं। सभी पूरे मध्य प्रदेश के लिए देश के पूरे जिलों में ये कार्यालय केंद्रित है, और इसमें जो है युवाओं को युवा मंडल और महिला मंडल के माध्यम से जो 35 से कम उम्र के लोग हैं वहाँ तक के युवा इसमें सदस्य होते हैं, और एक युवा मंडल जो बनता है वो कम से कम 15 सदस्यों से बनता है। इसमें जुड़ने का कोई बहुत बड़ा हमारे यहाँ रोल नहीं है। आप नेहरू युवा केंद्र कार्यालय में जाइए, उसमें एक सादा सा फॉर्म लीजिए और अपना एक चुनाव संगठन का बना लीजिए मंडल का, और आप कार्यालय में जमा कर दीजिए। आप नेहरू युवा केंद्र में पंजीकृत हो जाते हैं और वो आप उसके साथ काम करते हैं। नेहरू युवा केंद्र भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं उनको वॉलंटियर के माध्यम से, जो उनके पेड वॉलंटियर होते हैं, हर ब्लॉक में 2 होते हैं, उनके माध्यम से युवा मंडलों तक जाते हैं, और युवा मंडल उसमें सहभागिता करके उन कार्यक्रमों को संपादित कराते हैं। और जहाँ तक युवाओं की बात कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं शुभम तो उदाहरण है इसके कि कैसे व्यक्तित्व विकास में आगे यही अभी पूछने वाला था कि शुभम बताएं कि किस तरिके से उनका व्यक्तित्व विकास हुआ, वो जुड़े नेहरू केंद्र से और बिल्कुल आगे लगातार दतिया से शाइना है, नरसिंहपुर से शिवम है। ऐसे लोग ये जो राष्ट्रीय पुरस्कार पाते हैं, ये अपना खून पसीना लगाकर समाज को जब देते हैं तब जाकर कहीं आगे आते हैं। ऐसे बहुत सैकड़ों नहीं हजारों युवा हैं जो ये सब इस तरीके से जुड़े रहते हैं और अपना नाम रोशन करके व्यक्तित्व विकास करते हैं। शुभम, बिल्कुल संक्षिप्त में आपका क्या अनुभव रहा है अभी तक का नेहरू केंद्र का, और किस तरीके से आप जुड़े और एक क्या अपील करना चाहेंगे युवाओं से आप, क्योंकि आप एक रोल मॉडल हैं, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त हैं आप? मुझे लगता है कि जब मैं गांव तामुट से आया और फिर नेहरू युवा केंद्र से जुड़ा, तो एक ग्रामीण स्तर से लेकर मुझे देश के कई राज्यों में जाने का अवसर मिला, और इस भारत को जानने का अवसर मिला जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। जब हम कश्मीर में जाके भारत माता की जय के साथ वहाँ पर राष्ट्रगान पे खड़े होते थे, तो वास्तव में भारत को जान पाते थे। मणिपुर से लेकर नागालैंड हो, कर्नाटक हो, और तमाम जगहों पर जो अलग अलग कार्यक्रम हुए हैं, उनमें भागीदारी करते हुए जब आप जुड़ते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं। आप इस तरह के कार्यक्रमों में सभी युवाओं से आह्वान करना चाहता हूँ कि आपके ज़िले में आप किसी के लिए नहीं, आप अपने आप को जानने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों में आइए, जुड़िए। अभी नेहरू युवा केंद्र संगठन में 9 मार्च तक नए वॉलंटियर्स के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, तो आप आइए, उस असली भारत को जानिए जब हमारा पूरा नेतृत्व युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित है। मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं कि लगातार युवाओं के लिए सीएम इंटर्नशिप हुए, अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा जानने समझने के लिए कार्यक्रम लगातार चल ही रहे हैं। बिल्कुल, और ऐसे जो संगठन होते हैं, चाहे नेहरू केंद्र की बात हो, चाहे राष्ट्रीय कैडेट कोर की बात हो, चाहे राष्ट्रीय सेवा योजना की बात हो, ये जो संगठन होते हैं कहीं ना कहीं युवाओं को एक बड़ा विस्तृत मंच प्रदान करते हैं, जहाँ पर कि वो अपनी बहुमुखी प्रतिभाएं होती हैं उनको वो वहाँ पर मंच उनको प्रदान होता है। अपना एक जो कह सकते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेकर तमाम क्षेत्रों में वो बहुत अच्छा करते हैं। करिकुलम के साथ एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटी पहले होती है, अब तो करिकुलम में शामिल हो गए हैं कई सारी चीज़ें। एनसीसी की बात करें तो वो करिकुलम में शामिल हो गया है, तो इसके साथ साथ आपको जरूर इस पर जुड़ना चाहिए। और उम्मीद है कि बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो इस युवा उत्सव में शामिल होंगे और गांव से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक जो है वो अपनी जो प्रतिभाएं हैं, उनके अंदर जो हुनर है, उनके अंदर जो टैलेंट है, उसका वो प्रदर्शन वहां पर करेंगे और कहीं ना कहीं उन्हें ये बहुत बड़ा एक मंच जो है वो प्रदान होने जा रहा है। अंतिम टिप्पणी आपकी संक्षिप्त में कि क्या आप अपील करेंगे युवाओं से? मैं युवाओं से यही कहूँगा कि देखिए कि बहुत चीज़ें संभावनाएं रहती हैं कि पत्थरों की जिस्म में आबे रवा बोलता है और अगर प्यासे हो तो तराश लो, इसमें दरिया बोलता है। तो आप तो अपनी प्रतिभा को निखारिए, खुला आसमान है, आप जितना चाहे अपनी प्रतिभा का उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल आज बिल्कुल बहुत बड़ी बात बोली आपने कि बहुत बड़ा ये मंच है और सभी जो अपनी प्रतिभाओं को आप वहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद है कि बड़ी संख्या में युवा जो है ये युवा उत्सव से जुड़ेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम जो है वो रोशन करेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। कार्यक्रम में आज इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।